जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल की जो डेट है वो आ चुकी है। सभी जो जॉन है उनकी धीरे धीरे डेट आ जाएगी, कुछ जो जॉन है उनकी डेट आ चुकी है। तो हम पहले ही जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम मेडिकल के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपके जो कौन कौन से टेस्ट होंगे, जो A1, A2 या B1, B2 जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो आपके कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें आपको कैसे जाना रहेगा, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका जो कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए होता है। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपका B1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में B1 मेडिकल है। उसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में उनमें आपकी दो पोस्ट है, जिसमें आपकी एक ट्रैक मशीन है, उसके लिए A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, और एक है आपका क्रेन ड्राइवर जिसका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड। बाकी इसके अलावा जितनी भी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो भी वैकेंसी है सब में आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ओनली आपकी दो पोस्ट है, जिसमें आपका एक में A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है जो है आपकी ट्रैक मशीन, एक है आपकी क्रेन ड्राइवर जिसमें आपका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब हम देखेंगे कि आपके B1, A3, B2 ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड, इनमें आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट जो है कैसे रहेंगे। सबसे पहले तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अगले दिन आपका मेडिकल होगा। तो जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो सुबह आपको एकदम भूखे पेट जाना है। आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना ही आपको चाय पीनी है, ना ही आपको नाश्ता करना है। आपको बिल्कुल भूखे पेट जाना है, क्योंकि यदि आपका शुगर टेस्ट होगा तो शुगर टेस्ट में आपके अगर शुगर आ गई तो आपको अगले दिन भी वो रोक सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको भूखे पेट जाना है। जब वो बोले कि आप अब लंच करके आइए तो ही आपको लंच करके जाना है। वो लगभग आपके 11-12 बजे के आसपास आपको लंच करने के लिए बोल देते हैं, तो उसके बाद आप जाकर लंच करके आ सकते हो। उससे पहले आपको जब आप सुबह जाओगे तो आपको लंच करके नहीं जाना है। आपको भूखे पेट जाना है, ना ही आपको चाय पीनी है, आप सिर्फ पानी पी सकते हो। अब हम देखते हैं जो आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसमें जो आपका कौन से पैरामीटर होते हैं। तो आपका डिस्टेंस विजन होता है, जिसमें दोनों आँख आपकी 6/9 6/9 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लास। यानी आपके चश्मा लगा हुआ हो या चश्मा नहीं लगा हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में आपके चलेगा। लेकिन जो चश्मा अगर आपके लगा हुआ, उसकी जो पावर है वो आपकी 2D यानी 2 डायोप्टर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 2 डायोप्टर से अगर कम की अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो आपके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपके 2 डायोप्टर से कम का चश्मा लगा हुआ है तो आप चश्मा पहन के जाइए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। उसके बाद आपका जो नियर विजन होगा, उसमें जो आपका नियर विजन में क्या चाहिए, दोनों आंखें आपकी 0.6 चाहिए। ये भी आपका विद ग्लास और विदाउट ग्लास, यानी चश्मा पहना हुआ हो या चश्मा नहीं पहना हुआ, दोनों चलेगा। उसके बाद आपको कौन कौन से टेस्ट है, कलर विजन है, बायनोकुलर विजन है, नाइट विजन है और मायोपिक विजन। ये सारे टेस्ट आपको पास करने रहेंगे। इसमें अगर आप किसी भी टेस्ट में फेल होते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अभी हम देख लेंगे ये जो टेस्ट है वो आपके किस तरह होते हैं। उसके बाद है जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें जो आपकी आई क्या चाहिए, डिस्टेंस विजन 6/9 6/12, यानी एक आंख आपकी 6/9 होनी चाहिए, एक आंख आपकी 6/12 होनी चाहिए। ये भी आपकी विद और विदाउट ग्लास होनी चाहिए। लेकिन जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके लिए आपके जो चश्मा है उसकी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 4D यानी 4 डायोप्टर से कम अगर आपकी पावर है तो आपकी चलेगी। 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। उसके बाद नियर विजन में आपका 0.6 विद और विदाउट ग्लास चलेगा आपका। उसके बाद है आपका मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। ये टेस्ट आपको पास करने रहेंगे। उसके बाद है आपका B2 मेडिकल जो है स्टैंडर्ड। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है, आपका डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9 6/12, यानी एक आंख 6/9 एक आंख 6/12 विद और विदाउट ग्लास। इसमें भी आपका क्या है, 4D यानी 4 डायोप्टर से ज़्यादा का आपका चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। नियर विजन की बात करें हम तो 0.6 विद और विदाउट ग्लास, ये आपका ये होना चाहिए नियर विजन। उसके बाद मस्ट पास टेस्ट ऑफ बायनोकुलर विजन, यानी आपको जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें आपको कलर विजन टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, नाइट विजन पास करने की ज़रूरत नहीं है, मायोपिक विजन जो टेस्ट है वो पास करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा टेस्ट पास करना है, बायनोकुलर जो विजन है वो टेस्ट आपको पास करना है। यानी जिन भी जो कैंडिडेट है उनके कलर विजन की प्रॉब्लम है तो वो A2 जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में तो फेल हो जाएंगे, लेकिन जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड उसमें पास हो जाएंगे।
अब हम जो बात करेंगे इसमें ही कि आपका जो किसी जो कैंडिडेट ने अगर लेसिक्स जो सर्जरी करवा रखी है तो उनको जो कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए वो फिट है और कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम लेसिक सर्जरी की बात करें तो लेसिक सर्जरी में जिनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, अगर उन्होंने लेसिक सर्जरी करवा रखी है और वो लेसिक सर्जरी करवाने का उन्होंने प्लान बनाया है तो वो A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड उसमें फेल हो जाएंगे, यानी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में लेसिक सर्जरी नहीं चलेगी। लेकिन जो B1 और B2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें अगर आपने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो आपकी जो लेसिक सर्जरी है वो चल जाएगी, लेकिन उसके भी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने वो रूल फॉलो कर रखे हैं तो जो है B1 और B2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें लेसिक सर्जरी चल जाएगी। अब कौन कौन से जो रूल है वो आप देखते हैं। नो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी फॉलोइंग लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व इन द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट जिसने लेसिक सर्जरी करवा रखी है उसमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, लेसिक सर्जरी शुड बी एटलीस्ट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एंड द सेम शुड बी सब्सटेंशिएट विद ए मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्पेशलिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर सर्जरी वाज परफॉर्म, यानी जो आपकी लेसिक सर्जरी है उसको कम से कम आपका 1 वर्ष का टाइम हुआ हो, यानी लेसिक सर्जरी शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, 1 जो साल है उसके दौरान आपने जो लेसिक सर्जरी करवाई हुई हो और आपके पास जो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपकी जो है B1 B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें लेसिक सर्जरी चल जाएगी। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, रेसिडुअल कॉर्नियल थिकनेस पोस्ट लेसिक सर्जरी शुड नॉट बी लेस देन 425 माइक्रोन ऑन पैचीमेट्री, यानी जो पैचीमेट्री है उसमें आपकी जो रेसिडुअल कॉर्नियल थिकनेस है वो अगर 425 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 425 माइक्रोन। तो इससे कम अगर आपके होगी तो फिर आपको जो है मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा, अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो फिर आपको जो है मेडिकल में फेल नहीं किया जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द विजुअल एक्टिविटी एज पर पैरा, ये मतलब आपकी जो विजुअल एक्टिविटी है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको साफ दिखाई देना चाहिए, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो आपका फंडस शुड बी नॉर्मल, यानी अगर आपने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो आपका फंडस टेस्ट करवाया जाएगा और जो फंडस टेस्ट है वो आपका नॉर्मल आएगा तो ही आपको मेडिकल में पास किया जाएगा। नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज, यानी जो आई डिजीज है उसके किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये सब सारी जो चीज़ अगर आप फुलफिल कर रखे हो और आपने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो B1 और B2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड उसमें आपको पास माना जाएगा। एक आपका जो टेस्ट होता है वो होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट। अब डिस्टेंस विजन टेस्ट कैसे टेस्ट करते हैं, तो इस तरह के आपको एक जो डार्क रूम है उसमें आपको डार्क रूम में ले जाया जाएगा। उसके बाद सामने एक बोर्ड रहेगा जिस पर इस तरह के जो सी है वो बने रहेंगे, ये मेटल वगैरह के कुछ सी वहाँ पे बने होते हैं बोर्ड पे। इनको जो है डॉक्टर का जो असिस्टेंट है इनको घुमा घुमा कर देखता है, उसके बाद जो डॉक्टर है वो आपसे पढ़वाती है। तो यदि आप उनको करेक्ट पढ़ते हो तो फिर आपको डिस्टेंस विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सबसे छोटा जो दिखेगा वो 6x6 का रहेगा, हमें कौन सा चाहिए जो है 6x9 चाहिए और 6x12 चाहिए, यानी आपको एक तो ये सेकंड वाली रो एक थर्ड वाली रो, अगर आप इन दो रो को पढ़ देते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्योंकि हमारा एक तो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, एक है आपका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, एक है आपका A3, तो इनमें आपका 6x9 और 6x12 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आपके पास ये दो मेडिकल स्टैंडर्ड है तो अगर आप ये दोनों रो को पढ़ देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें आपको कैसे पढ़ना है, वो जो डॉक्टर का जो असिस्टेंट होता है इन सी को ऊपर नीचे दाएं बाएं जो घुमाकर देखता है, फिर उसके बाद आपसे बोलता है कि इसका जो मुंह है वो किस तरफ है। अगर आप बोलते हो दाएं है तो दाएं, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, इस तरह आप बोलते हो। तो इस तरह जो है आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट होता है, ये एकदम डार्क रूम में होता है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं होती है। लेकिन जो ये बोर्ड है इसमें थोड़ी थोड़ी लाइट चमकती रहती है। जैसे ये सी है, सी में एक हल्की सी लाइट आपको दिखेगी तो आप आसानी से देख सकते हो। ये जो टेस्ट है इसको आप पहले डॉक्टर से करवा कर भी लेके जा सकते हो, ताकि आपको जो वहाँ पे एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे। बाकी आप इसको डॉक्टर से करवा के लेके जाइए ताकि आपको वहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस रहे। तो इस तरह जो आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट होता है। उसके बाद है आपका कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट कैसे होता है, आपको एक बुक है जो पढ़वाई जाएगी जिसमें इस तरह के जो नंबर है वो नंबर है या आकृति है कोई भी, या आपके
अल्फ़ाबेट है, इस तरह के कुछ लिखे रहते हैं। तो इस जैसे आपको बोला जाएगा इसमें कौन सा नंबर है, क्या कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें 24 लिखा हुआ है, इसमें क्या इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सी लिखा हुआ है, इसमें 7 लिखा हुआ है, इसमें 2 लिखा हुआ है, इसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें बी लिखा हुआ है, इसमें 4 लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें एक आकृति सी बनी हुई है। तो इस तरह अगर आप इसमें पढ़ देते हो, किसी में आपके आकृति रहेगी, किसी में आपका कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो इसमें आपको सही सही पढ़ना है। अगर आप कलर विजन में फेल हो जाते हो तो फिर आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो कलर विजन एक बहुत अगर आपके कलर विजन नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो। इसके बाद आप इसे घर बैठे भी आप टेस्ट कर सकते हो। आप ये जो नंबर है इनको आप पढ़ के चेक करिए, अगर आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, आप इनको प्रॉपरली पढ़ पा रहे हो, तो आप कलर विजन में पास हो। ये आप गूगल से भी देखकर पढ़ सकते हो। तो इस तरह जो आपका कलर विजन टेस्ट होता है, इसकी एक बुक रहती है उनके पास, बुक में से वो पढ़वाते हैं। इसके बाद होता है एक आपका नियर विजन टेस्ट। तो नियर विजन टेस्ट कैसे होता है, उनके पास एक बुक रहती है, इसमें छोटे छोटे अक्षरों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको हिंदी कंफर्टेबल लगे तो आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश कंफर्टेबल लगे तो आप इंग्लिश में पढ़िए। तो जो सबसे छोटी लाइन होती है उसमें उसको पढ़वाया जाता है, आप उसको आसानी से धीरे धीरे पढ़िए। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1-2 गलती कर दी तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप आराम आराम से पढ़िए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो। तो इस तरह आपका एक नियर विजन टेस्ट होता है जिसमें एक किताब से आपको पढ़वाया जाता है। उसके बाद आपका होता है ब्लड प्रेशर यानी बीपी टेस्ट। अब ये बीपी टेस्ट जो हर हॉस्पिटल उसमें अलग अलग होता है। जो मेनली जो रेलवे हॉस्पिटल है उसमें कैसे होता है, एक हाथ जो आपका हाथ रहता है उसमें इस तरह का एक पट्टा बांधा जाता है और यहाँ पे एक मशीन रहती है जिसमें इस तरह के जो आपका जो भी प्रेशर रहेगा वो इसमें शो कर जाएगा। तो ये जो बीपी टेस्ट करने में एक सबसे बड़ी जो लोगों का जो बीपी हाई क्यों आता है, क्योंकि जब हम एक तो मेडिकल में जाते हैं तो एक तो हमारे पास एक प्रेशर रहता है, अच्छा खासा प्रेशर रहता है, हम टेंशन में रहते हैं, तो जो हमारा बीपी है वैसे भी हाई रहता है। लेकिन अगर आपका 110 उसके बाद इधर आपका 70, ये अगर इससे आसपास अगर आपका बीपी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आप 130 से 90, अगर इसके बीच में अगर आपका बीपी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इससे ज़्यादा है, इससे कम है, तो फिर आपको अगले दिन के लिए भी रोका जा सकता है। तो जब आप बीपी टेस्ट के लिए जाओ तो सबसे जो मेन चीज़ है, आप एकदम रिलैक्स फील करो, आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप टेंशन लोगे तो जो है आपका बीपी ज़्यादा आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, एकदम आप रिलैक्स मूड में बीपी टेस्ट करवाने के लिए जाइए। दूसरी एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, जो आपकी मशीन रहती है उस मशीन को आपको नहीं देखना है, क्योंकि जब आपके ये पट्टा बांधा जाता है तो उसके बाद जो मशीन है उसमें अचानक से एकदम आपका 300 200 ऐसे एकदम शो करेगा। तो जो बंदा है वो टेंशन में आ जाता है कि इतना ज़्यादा बीपी आ गया तो वो हमको फेल कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको उस मशीन की तरफ नहीं देखना, क्योंकि ये मशीन एकदम अचानक से फ्लक्चुएट करती है। सबसे पहले तो बहुत हाई दिखाएगी, उसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आती है और आपके 120 से 80 के आसपास आ जाती है। तो अगर आपके बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मशीन की तरफ नहीं देखना है और आपको एकदम चिल मूड में जाना है, आपको टेंशन में नहीं जाना है। तो आपका बीपी भी नॉर्मल आएगा। अगर किसी का बीपी ज़्यादा या कम आता है तो आपको अगले दिन रोका जाएगा और फिर से आपका बीपी टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह जो आपका बीपी टेस्ट होता है। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट है उनमें हाइड्रोसिल जो टेस्ट है वो भी होता है। तो जो हाइड्रोसिल है जो टेस्टिस है उसको जो है डॉक्टर है वो चेक करती है। तो इसके जो ये जो टेस्टिस है ये नॉर्मल टेस्टिस है, और अगर किसी में हाइड्रोसिल है तो ये हाइड्रोसिल वाला टेस्टिस है, तो इसमें यहाँ पानी भर जाता है तो जो टेस्टिस है वो फूला हुआ दिखता है। अगर किसी के ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए ना जो हाइड्रोसिल टेस्ट है इसके लिए जो डॉक्टर है वो बाहर नहीं करते मेडिकल में, बस आपको जो ऑपरेशन के लिए टाइम दिया जाता है ताकि आप जो अपना हाइड्रोसिल है वो ठीक करवा के दोबारा आपको 5 से 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। तब तक जो आपके जो भी मेरिट है उसे होल्ड किया जाएगा। उसके बाद जब आप 5 से 6 महीने बाद जब भी इसको सही करवा कर ऑपरेशन करवा कर वापस मेडिकल के लिए आओगे तो आपका मेडिकल दोबारा किया जाएगा। अगर आप में हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि इसमें फेल होने पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। यदि आपके किसी के ये प्रॉब्लम है तो आप पहले ही ऑपरेशन करवा कर जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप हाइड्रोसिल आप आराम से चेक कर सकते हो। जो नॉर्मल टेस्टिस होता है वो ऐसा रहता है और जो हाइड्रोसिल वाला टेस्टिस है वो थोड़ा सा फूला रहता है। ये जो टेस्टिस है, ये जो हाइड्रोसिल टेस्ट है ये मेल कैंडिडेट में होता है और इसमें आपके जो कपड़े वगैरह है वो सारे खुलवा कर ये टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आपका जो बायनोकुलर विजन टेस्ट होता है वो इस तरह होता है। इसमें आपको एक चश्मा पहनाया जाता है जिसमें जो अलग अलग कलर के ग्लास उसमें लगे होते हैं। तो इसमें कभी एक कलर के ग्लास को लगा के आपको ये पढ़वाया जाता है। जो सामने 3-4 बत्तियां लगी रहती है उसमें अलग अलग कलर की, उसमें आपको कलर पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है कितनी बत्तियां हैं,
फिर आपसे पूछा जाता है किस कलर की कितनी बत्तियां हैं। फिर आपसे जैसे ये 4 बत्ती है, इसमें आपसे पूछा जाएगा हरे कलर की बत्ती किस साइड है, लाल कलर की बत्ती किस साइड है, हरे कलर की बत्ती कितनी है, लाल कलर की कितनी है। तो इस तरह जो पूछा जाता है। इसमें आपके अलग अलग ग्लास लगाए जाते हैं, कभी इसमें ग्रीन लगाया जाएगा, कभी रेड लगाया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो बाइनोकुलर टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट में भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, खास प्रॉब्लम नहीं आती। बस आपको अच्छे से इसको देख के, एक तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो आपका वाइट, एक आपका येलो, इसमें कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। बाकी इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से पहचान सकते हो। इसमें बस यही पूछेंगे कि आपको ग्रीन कलर की इसमें कितनी लाइट है आपको दिख रही है, तो आपको 2 दिख रही है तो 2, 3 दिख रही है तो 3, फिर वो किस साइड दिख रही है, तो ये आप उनको इशारा करके भी बता सकते हो या मुंह से बोल कर भी बता सकते हो किस साइड आपको दिख रही है। तो इस तरह आपका जो बाइनोकुलर टेस्ट होता है। फिर एक आपका इस तरह का एक टेस्ट होता है। ये जो सारे जो टेस्ट है ये आपके डार्क रूम में होते हैं। इसमें जो सामने बत्तियां दिखाई जाती है, लाइटें दिखाई जाती है, छोटी छोटी लाइटें होती है, उसमें आपसे पूछा जाएगा जो लाइट है उसमें जला कर के आपको ये किस कलर की लाइट है, ये किस कलर की लाइट है, ये किस कलर की लाइट है, येलो लाइट कितनी है, रेड लाइट कितनी है, ग्रीन लाइट कितनी है। तो इस तरह का जो टेस्ट है वो भी किया जाता है। ये सारे जो टेस्ट है वो आपके डार्क रूम में किए जाते हैं और आप इसे आसानी से पास कर लेते हो, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद आपका एक होता है हर्निया टेस्ट। हर्निया टेस्ट में आपको खांसने के लिए बोला जाएगा आपके जो सारे कपड़े हैं वो या तो एक एक कैंडिडेट को अंदर बुलाकर आपसे सारे कपड़े खुलवा कर ये हर्निया टेस्ट किया जाता है। और जो टेस्टिस है ये सारे हर्निया, टेस्टिस और आपका जो पाइल्स है, हाइड्रोसेल टेस्ट, ये तीनों आपके एक साथ किए जाते हैं। इसमें आपसे सारे कपड़े खुलवाकर और आपसे खांसने के लिए बोला जाएगा, या तो आपको अलग अलग बुलाया जाएगा या आपके जितने भी बैच में कैंडिडेट है सारे कैंडिडेट को एक साथ बुलाया जाएगा, सबके कपड़े एक साथ खुलवाकर आपसे जो है हर्निया टेस्ट, पाइल्स और आपका हाइड्रोसेल तीनों एक साथ चेक किए जाएंगे, जिसमें आपको खांसने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपसे उठक बैठक लगवाई जाएगी। तो इस तरह जो आपके तीनों टेस्ट होंगे। फिर आपसे जो है दौड़ वगैरह भी उसमें थोड़ी सी जो इधर उधर भागने के लिए बोला जाता है। आपका ईसीजी जो कहीं कहीं ईसीजी होता है, कहीं कहीं ईसीजी नहीं होता है, तो ईसीजी आपका आसानी से हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो ये किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। ये मतलब ऐसा खास नहीं है कि ये होना कंपलसरी है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। एक्सरे टेस्ट आपका कंपलसरी है, एक्सरे टेस्ट आपका होगा। ये एक्सरे आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक्सरे अगर आपकी कोई हड्डी टूटी वूटी नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। जो कैंडिडेट 30 साल या उससे ऊपर के, उनका मैक्सिमम ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट उन्हीं का होता है। लेकिन जो कोई कोई जॉन है सभी का जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो 30 साल से ऊपर का है उसका कंपलसरी उन्हीं का करवाते हैं। लेकिन हाँ, मैक्सिमम जो जॉन है उनमें जो 30 साल या इससे ऊपर के जो कैंडिडेट है उन्हीं का ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन एक दो जॉन है, जैसे आपका बेंगलोर में आपका जो है 30 से कम वाले जो कैंडिडेट है उनका भी ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हमारा करवाया था, तो आपका भी करवा सकते हैं। तो इस तरह जो ये यूरिन टेस्ट वगैरह, इसके लिए आपको भूखे पेट जाना है, आपको कुछ भी सुबह खा के नहीं जाना है, ना ही आपको नाश्ता करके जाना है, ना ही आपको फ्रूट खा के जाने हैं, ना ही आपको चाय पी के जानी है। जब वो बाद में आपको लंच के लिए बोल देते हैं 12 से 1 बजे के बीच में, तब आप जाकर लंच कर सकते हो। उसके बाद आपका ईयर टेस्ट करवाया जाएगा। ईयर टेस्ट में ये कि आपको दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर 1-2 नंबर बोलती है, जैसे 25 तो आपको रिपीट करना रहता है 25, 28 आपको रिपीट करना है 35। इस तरह जो डॉक्टर नंबर बोलती है वही नंबर आपको सेम नंबर रिपीट करने हैं। और इतनी आवाज़ में डॉक्टर बोलती है कि आप आसानी से सुन लेते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत धीमी आवाज़ में बोलेगी और आपको सुनाई नहीं देगा। आप आसानी से, अगर आप ध्यान लगा के सुनोगे तो आप सुन सकते हो। उसके बाद अगर आप 1-2 नंबर गलत भी बोल देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह आपका ईयर टेस्ट होता है। लेसर टेस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करें हाइट, वेट और चेस्ट। ये भी आपका हाइट आपकी नापी जाती है, वेट आपका नापा जाता है, उसके बाद आपका चेस्ट भी नापा जाता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। आपके हाइट कितनी भी हो, वेट कितना भी हो, चेस्ट कैसा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये एज ए नॉर्मल जो फिजिकल है वो चेक किया जाता है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट आपका लेंगे। फिजिकल टेस्ट में आपका क्या होगा, आपकी गर्दन को इधर उधर घुमा कर चेक किया जाएगा, आपके हाथ को इधर उधर घुमा कर चेक किया जाएगा, आपको दौड़ने के लिए बोला जाएगा, आपको जो है उठक बैठक लगवाई जाएगी। तो ये नॉर्मल फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें किसी को आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरह जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। उसके बाद स्पीच टेस्ट ये होता है, आपका ईयर टेस्ट होता है, उसी तरह आपका स्पीच टेस्ट उसी जो टाइम पे जो है चेक कर लिया जाता है। तो स्पीच टेस्ट भी नॉर्मल है। स्पीच टेस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई बोलता है कि भाई हमारे जो दांत खराब है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। तो दांत अगर आपके खराब है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
उसके बाद अगर कोई बोलता है हमारे टैटू बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम आई, तो अगर आपके कहीं भी टैटू बना हुआ है तो भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यदि आपके हर्निया, हाइड्रोसिल और अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आपको बाहर नहीं किया जाता, आपको टाइम दिया जाएगा इलाज के लिए, आप इलाज करवा कर आइए। उसके बाद आप जो अपना मेडिकल है वो दीजिए और आपको अगर आप उसमें फिट बैठते हो तो आपको पास किया जाएगा। इन जो तीनों टेस्ट है इसमें आपको फेल नहीं किया जाता, उसमें आपको ऑपरेशन के लिए भी टाइम दिया जाता है। इस तरह जो रेलवे में आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड का मेडिकल होगा। अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड अगर और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।